वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में स्पेसिफिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सटेंसिव कंट्रोल ऑफ हार्ट एक्टिविटी। कि जैसे आप सभी को पता है कि आपका हार्ट का जो रेगुलेशन है वो दो तरीके से होता है, एक इंट्रिंसिक और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में आपको पता है कि ऐसे नोड से सिग्नल ओरिजिनेट होता है और पूरे फिर हार्ट के अंदर जाता है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सटेंसिक रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। एक्सटेंसिक रेगुलेशन जो है एक्सटेंसिक रेगुलेशन, ठीक है। एक्सटेंसिक रेगुलेशन जो है आपके हार्ट का, वो तीन पार्ट से हो सकता है। एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, सॉरी, दूसरा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम से, और तीसरा जो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हार्मोन से, ओके, ठीक है। अब देखिए, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहने का मतलब है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जब आप रेस्ट कंडीशन में रहते हो तब आपके हार्ट के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल रहता है। जब आप किसी फाइट या फ्लाइट सिचुएशन में रहते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कम होता रहता है और आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल जो है वो बढ़ता रहता है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर दो आपके हॉर्मोन्स हैं, इपाइनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, वो आपके हार्ट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तीन एक्सटेंसिव फैक्टर्स हैं जिसको आप लोग ध्यान रखोगे। पहला, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कब? फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन में। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रेस्ट की कंडीशन में। और तीसरा जो है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें आपका एपाइनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन आता है, वो आपके हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर, जैसे आप सभी को पता है, ये आपका हार्ट है। तो हार्ट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो क्या है कि भाई इसका हार्ट रेट कितना रहता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट के आसपास रहता है। ठीक है, तो इस टाइम पे कंट्रोल कैसे होता है आपके हार्ट के ऊपर पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का? देखो, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पार्ट है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, जिसके अंदर आपकी एक 10th क्रेनियल नर्व आती है। कौन सी नर्व आती है? 10th क्रेनियल नर्व आती है, जिसको हम लोग वेगस नर्व बोलते हैं। तो इस टाइम पे, नॉर्मल टाइम पे क्या होता है कि जो आपका वेगस नर्व है उसका कंट्रोल रहता है आपके हार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा चीज आपके हार्ट के ऊपर देखता है कि आपका हार्ट रेट जो है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट के आसपास रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। इस टाइम पे कौन कंट्रोल करेगा? आपका वेगस नर्व कंट्रोल रखेगा। ठीक है, कि भाई इस टाइम पे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन का स्पीड है मान लो ABC, तो इतना ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है ज्यादा हो जाए। तो इस टाइम पे सारी चीजें कौन कंट्रोल करके रखता है? वेगस नर्व कंट्रोल करके रखता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक चीज और बताता हूं मैं यहाँ पे की पॉइंट। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का क्या काम रहता है? डिप्रेसेंट का काम रहता है। डिप्रेसेंट का काम रहता है, ओके। एक एग्जांपल समझते हैं हम लोग। मान लो ये कोई एक, कोई भी लड़की लड़का कुछ ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको मानना है मान सकते हो। मान लो ये एक लड़की एग्जांपल के लिए, गर्ल है, ठीक है। ये फादर के, ठीक है। अब देखो, फादर का कंट्रोल, ध्यान सुनिएगा। जब इस लड़की के पास क्या क्या एबिलिटी है कि भाई ये खुद खाना बना सकती है, ये खुद खा सकती है, खुद चल सकती है, डांस कर सकती है, कॉलेज जा सकती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल काम जो है सारे के सारे कर सकती है, ओके। तो ये इस टाइम पे कौन कंट्रोल करके रख रहा है? इसका फादर कंट्रोल करके रख रहा है। बट अगर ये बिगड़ती जाएगी, ठीक है, मतलब किसी और लड़के से बात करने लग गई, कई दोस्तों के साथ घूमने लग गई, तो फादर क्या करेगा? इसको कंट्रोल करेगा। ए हे, तूने नहीं जाना, किसी और लड़के के साथ घूमने नहीं जाना, तूने कहीं टूर पे नहीं जाना, तूने क्लब पब्स नहीं जाना। तो अगर ये बिगड़ने वाली होती है, ठीक है, क्या
ये जब बिगड़ने वाली होती है तो कौन कंट्रोल करके रखता है? इसका फादर कंट्रोल करके रखता है। तो इसको बिगड़ने से कंट्रोल होने, मतलब बिगड़ने से रोकता है। ओके, तो अब आइए थोड़ा सा इसको हम लोग हर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये आपका हर्ट है, ठीक है, और ये हो गया आपका वेगस नर्व। ये हो गया आपका मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम ले लेते हैं इसको, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो है आपके हर्ट को क्या करके रखता है? इसके अंदर जो आपका वेगस नर्व है ये इसको कंट्रोल करके रखता है, बिगड़ने से रोकता है इसको, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोला गया है? इसको बोला गया है वेगल टोन, ठीक है। तो नॉर्मल अगर हम फंक्शनिंग देखें हर्ट का, नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है हर्ट का? कि भाई हार्ट रेट 160 टू 100 बीट्स के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml के आसपास रहना चाहिए। ये सब नॉर्मल फंक्शनिंग है। बट जब ये चीज लूज करता रहेगा आपका हार्ट, मान लो कि इसका हार्ट रेट 120 बीट्स के आसपास जा रहा है, तो बिगड़ रहा है ये, तो इसका लूज कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। वेगल टोन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है फिर। और यहीं पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? अपना लूज क्या कर, कंट्रोल क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। ओके, तो अगर ये अपना कंट्रोल लूज करता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम अपना कंट्रोल अगर लूज करता है, तो किसके हाथ में कंट्रोल चला जाता है? कंट्रोल चला जाता है आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के हाथ में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे अगर हार्ट रेट बढ़ा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा, तो किसका मेन फंक्शन आ जाता है? आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन आ जाता है, ये आपके हार्ट को कंट्रोल करने लग जाता है। ओके, अब आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, as the intensity of exercise increases, intensity of exercise increases, तो किसका कंट्रोल आएगा बताइए? सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का? किसका कंट्रोल आएगा अगर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी आपकी बढ़ती जा रही है? तो चैट बॉक्स में बताइएगा। सिंपैथिक। इसका, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, अब जैसे जैसे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ रही है आपकी, तो वेगल टोन आपका डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? अगर एक्सरसाइज की इंटेंसिटी आपका जो है वो बढ़ रहा है, तो वेगल टोन आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज सर। डिक्रीज होगा। बहुत बेसिक सी चीज है, क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये फादर साहब क्या कर रहे हैं, अपना कंट्रोल जो है वो लूज करते जा रहे हैं, मतलब पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व जो है अपना कंट्रोल लूज करता जा रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो आइए थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो तीन एक्सटेंसिव सिस्टम है आपके, पैरासिम्पैथिक, सिंथेटिक और एंडोक्राइन सिस्टम। तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर जैसे आप लोगों को पता बताया मैंने कि ये आपका 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व, जो कंट्रोल करके रखता है आपके हार्ट को एट द टाइम ऑफ रेस्ट, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? वेगल टोन, ठीक है। इसका डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है आपके हार्ट के ऊपर, और ये नॉर्मल टाइम पे जो है एक्टिवेट रहता है। ये आपके हार्ट रेट को 20 से 30 बीट्स डिक्रीज कर सकता है। और ये वेगस नर्व क्या करता है? आपके कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन को, बेसिकली उसके फोर्स को क्या करता है? डिक्रीज करता है, जरूरत होती है। आपको ये भी समझ आ जाएगा कब डिक्रीज करता है कब इंक्रीज करता है, बड़ा छोटा सा लॉजिक है इसके पीछे का, आगे समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या, जब स्टिमुलेट होता है तो कंडक्शन स्पीड बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है आपका, और हार्ट रेट मैक्सिमम कितना जा सकता है आपका? 250 बीट्स पर मिनट के आसपास, ठीक है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करता है ये। और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? जब 100 बीट्स पर मिनट को आपका हार्ट क्रॉस करेगा, तब जाके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। 60 टू 100 बीट्स के आसपास है तो कौन रहेगा? पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आपका रहेगा। जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, आपका क्या होगा? वेगल टोन डिक्रीज होता रहेगा और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, चलो एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, फिर उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। एंडोक्राइन सिस्टम, ध्यान सुनिए, जो जो आपका इपाइनेफ्राइन और नॉरेपाइनेफ्राइन है, क्या? जो ये आपका हार्मोन है इपाइनेफ्राइन और नॉन इपाइनेफ्राइन, नॉरेपाइनेफ्राइन, ठीक है। इपाइनेफ्राइन, इसका क्या काम होता है? ध्यान सुनिएगा, इसका काम सिर्फ हार्ट रेट के रेगुलेशन में होता है।
किसके रेगुलेशन में? देखो आपका कार्डियक आउटपुट का दो चीज है कार्डियक आउटपुट के अंदर, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम में इपाइनेफ्राइन नॉरेपाइनेफ्राइन का कोई काम नहीं है। इपाइनेफ्राइन नॉरेपाइनेफ्राइन क्या करता है, आपके हार्ट के ऊपर यहाँ पे दो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, एड्रेजेनिक एगोनिस्ट रिसेप्टर और एड्रेजेनिक एंटागोनिस्ट रिसेप्टर आपका। ठीक है, तो बेसिकली इपाइनेफ्राइन और नॉरेपाइनेफ्राइन का भी अलग अलग काम है, बट उतने डिटेल में आपने नहीं जाना। आपने बस ये देखना है कि आपके हार्ट के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे आपके एड्रिनल मेडुला से इपाइनेफ्राइन नॉरेपाइनेफ्राइन आता है और इसको सिग्नल देता है कि भाई आप, यहाँ पे ऐसे नोड है, इसको सिग्नल देता है कि आप हार्ट रेट को बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं कि इसकी स्टिमुलेशन को बढ़ा दीजिए, आप अपने हार्ट रेट को बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो फिर ये अपना जो है ऐसे नोड क्या करेगा, पूरे हार्ट को सिग्नल भेजेगा कि चलो फास्ट काम करते हैं, फास्ट काम करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं आपकी एक्सटेंसिव कंट्रोल के अंदर। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, अब वेगस नर्व क्या है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ये क्या कंट्रोल करता है आपका? यहाँ पे देखोगे क्या, ऐसे नोड को, ठीक है, और ये एवी नोड को, मतलब कि हार्ट रेट को कंट्रोल करता है आपका। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों काम कर रहा है आपका। और ये और क्या काम कर रहा है? ये सेम चीज कॉन्ट्रैक्शन को और ये आपके स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सेम चीज आपका इसके अंदर बताया गया है, और ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर। इसके अंदर किसी को क्वेश्चन, कोई डाउट, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन आस्क इन द टाइप चैट बॉक्स। तो इसके अंदर एक चीज बताता हूँ, और देखो एक छोटी चीज बताता हूँ, बार बार ये चीज आ रही है आपकी, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, आपको हल्का समझ आ जाएगा। देखो पोलर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन का मतलब अभी के लिए आप क्या समझो, कॉन्ट्रैक्शन समझो बस। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है कॉन्ट्रैक्शन, बट अभी के लिए आप कॉन्ट्रैक्शन समझो। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या? रिलैक्सेशन। रीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, बस इतना समझो आप। जब आगे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, अभी के लिए इतना समझो आप। रिपोलराइजेशन का मतलब क्या? रिलैक्सेशन। ठीक है, हाँ, एक्टिवेशन बोल लो। वेगल टोन, यस, वेगस नर्व की एक्टिविटी को बोल रहे हैं। वेगल मतलब देखो, वेगल टोन क्या हो गया, मतलब वेगस नर्व की जो एक्टिविटी है, इसी को तो हम लोग वेगल टोन बोल रहे हैं, है ना? ये चीज है। तो डीफ्लोरेशन को आप कॉन्ट्रैक्शन समझ लो या एक्टिवेशन समझ लो अभी के लिए, और रिफ्लोरेशन को रिलैक्सेशन समझ लो। ये दो दो चीज आप लोग ध्यान रखिए अभी के लिए। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, जब आप लोग पढ़ोगे स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम तब आपको ये अच्छे समझ आ जाएगा। अभी के लिए समझो, ताकि ये वर्ड जो बार बार रिपीट हो रही है तो आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। चलो एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे। देखो आपको पता है, ये आपका ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर जो वेसोडाइलेटर्स हैं आपके, कौन कौन से वेसोडाइलेटर है भाई? एक तो एंडोथेलियम के अंदर आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, एंडोथेलियम के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड है, जो क्या, कैसा एक्ट करता है? एज अ वेसोडाइलेटर एक्ट करता है, वेसोडाइलेटर एक्ट। अब और क्या क्या चीज है भाई आपका? और आपका है ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, पीएच लेवल, लैक्टिक एसिड, H+ आयंस। ठीक है, ये सब क्या है आपके सारे के सारे ऑक्सीजन, नहीं, O2 नहीं है। CO2 पीएच लेवल अगर आपका डिक्रीज हो गया, CO2 लेवल आपका डिक्रीज हो गया, लैक्टिक एसिड अगर बढ़ गया, आपका H+ आयंस बढ़ गया, तो क्या होता है? ये एज अ एक्ट करते हैं वासोडाइलेटर। ओके, अब ध्यान सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत आगे आपको हेल्प करेगा ये। मान लो क्या होता है कि जैसे ही आपके ब्लड वेसल के अंदर, इसके अंदर CO2 का लेवल बढ़ा, CO2 का लेवल बढ़ा,
पीएच लेवल आपका डिक्रीज हुआ, ठीक है, एक्टिविटी करोगे तो पीएच लेवल आपका डिक्रीज होता है, मतलब एसिडिक हो जाता है आपका सेल। फिर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा आपका, लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा, या H प्लस आयंस का लेवल बढ़ा। तो अब होता क्या है, ये होता है कि भाई ये सब मिलके क्या करते हैं, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। इसको, आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, क्या करो आप, वासोडाइलेशन करो। क्या करो, वासोडाइलेशन करो। अब वासोडाइलेशन कहने का क्या मतलब है कि अगर ये वासोडाइलेशन यहाँ पे हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, अगर क्या किया ब्रेन ने, वासोडाइलेशन किया यहाँ पे, तो वासोडाइलेशन तो कर दिया यहाँ पे ब्लड वेसल को, तो वासोडाइलेशन करने के साथ हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा ये ब्रेन, क्या ब्लड पंप बढ़ाएगा क्या, अगर वासोडाइलेशन हो रहा है तो ब्लड का पंप को बढ़ाएगा, यस या नो, चैट बॉक्स के अंदर बताओ, बोलिए। ब्लड के पंप को बढ़ाएगा मतलब कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, है ना, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है आपका, यस, कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है आपका, ठीक है। अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है आपका, तो कार्डियक आउटपुट बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पे आपका ब्लड का सर्कुलेशन होने लग गया, अच्छा खासा ब्लड का सर्कुलेशन होने लग गया। चलो मैं इसको बना देता हूँ, यहाँ पे आपका ब्लड का सर्कुलेशन होने लग गया। और जब यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो ब्लड का सर्कुलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट नॉट ओनली फॉर द वासोडाइलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, क्योंकि आपके, ध्यान सुनिए, कमेंट वगैरह छोड़ दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ब्लड का सर्कुलेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 का लेवल बढ़ रहा है, मतलब मसल के अंदर आपका CO2 का लेवल बढ़ रहा है, पीएच लेवल डिक्रीज हो रहा है, लैक्टिक एसिड बढ़ रहा है, H प्लस आयंस बढ़ रहा है। तो जब अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके ब्लड वेसल में इंक्रीज हो रहा है, तो उस ब्लड वेसल की इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा। एक तो ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ने की वजह से ये CO2 क्या होगा भाई, यहां से आपके ब्लड वेसल से वॉश आउट होगा। पीएच लेवल क्या जो डिक्रीज हुआ था उसके अंदर बफर हो जाएगा आपका, लैक्टिक एसिड कम होने लग जाएगा, H प्लस आयंस कम होने लग जाएगा आपका, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या कर सकते हो आप, एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो आप। ओके, तो इसलिए ये सारी चीजें हो रही है आपकी। अगर मान लो आपका वासोडाइलेशन नहीं हो रहा, कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये आपका ब्लड वेसल है, आपके ब्लड वेसल में क्या हो गया, अरे यार, हम्म, ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है। आपके ब्लड वेसल में क्या हो गया, मान लो प्लैक जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, मान लो यहाँ पे नैरो हो गया आपका ब्लड वेसल। ये नैरो को हटा दो, एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेता हूँ मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। ओके, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, अगर कोई ओल्ड एज पर्सन है, तो उनकी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, उनकी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। अब उस स्टिफनेस की वजह से क्या होगा भाई, यहाँ पे मान लो इस ओल्ड एज पर्सन ने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, इस ओल्ड एज पर्सन ने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब रनिंग करने से क्या होगा भाई, यहाँ पे वासोडाइलेटर्स निकले, नाइट्रस ऑक्साइड आया, CO2 का लेवल क्या होगा यहाँ पे बढ़ेगा, लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, पीएच का लेवल डिक्रीज होगा। ये सब मिलके क्या करेंगे, ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे। ब्रेन को सिग्नल भेजा कि भाई यहाँ पे इसका लेवल बढ़ रहा है, तो आप क्या करो, एक तो वासोडाइलेशन कर दो, ठीक है, और दूसरा हार्ट को क्या बोलेगा कि भाई आप ब्लड के पंप को बढ़ा दो यहाँ पे। बट जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उनकी ये ब्लड वेसल क्या है, स्टिफ है, ठीक है। तो इनके इसके अंदर क्या हो गया, ब्लड वेसल स्टिफ होने की वजह से वासोडाइलेशन अच्छे से हो नहीं पाया, ठीक है, वासोडाइलेशन अच्छे से नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से जो ब्लड का काउंट भी इनका जो है कम हो जाता है, बेसिकली ब्लड पंप भी कम हो जाता है, एक ये भी रीजन है। और दूसरा रीजन जो है वासोडाइलेशन नहीं हो पाया आपका, तो ये जो वासोडाइलेटर्स है यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट रह जाते हैं आपके, जिसकी वजह से इनको जल्दी फटीग हो जाता है ओल्ड एज पर्सन को, ठीक है, फटीग जल्दी हो जाता है। क्यों, क्योंकि CO2 का लेवल वैसे ही बढ़ा रहता है, लैक्टिक एसिड का लेवल वैसे ही बढ़ा रहता है, पीएच का लेवल डिक्रीज होता है। इसलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज क्यों होती है, ये साइंटिफिक रीजन है आपके।
बाकी और अभी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग आगे, ब्लड प्रेशर का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है आपका, और कई सारी चीजें हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉन्सेप्ट है, और आपको अच्छे से समझ आएगा इसके अंदर। अभी बस ये समझाना था मैंने कि भाई ये जो वासोडाइलेटर है आपके, ठीक है, या मेटाब्लिटाइज है आपके, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, जब ब्लड वेसल्स आपका ब्लड वेसल्स का डायलेशन हुआ, तो ये ब्लड के साथ क्या होता है, एक्सक्रिएट होते रहते हैं आपके, ठीक है, ताकि आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सके। तो इस बात को बस मुझे समझाना था अभी के लिए। चलिए आइए दोबारा कॉन्सेप्ट के ऊपर। पैरासिम्पथेटिक समझ लिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने सिंथेटिक नर्वस सिस्टम समझ लिया, हम लोगों ने जो है एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब आइए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ऊपर। देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, आपका हार्ट देखो क्या होता है, ये इधर यहाँ पे आपकी ये बॉडी है, इसके ऊपर 10 to 12 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के ऊपर। और यहाँ पे इस कंप्यूटर के ऊपर है ना, ये है, इसके ऊपर आपके बेसिकली हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। तो वही आपका हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, रिलैक्सेशन कितना, मतलब डिप्लोएशन कैसे हो रहा है, रिप्लोएशन कैसे हो रहा है, तो इन सारी चीज को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। ओके, क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है आपके हार्ट की, उसको रिकॉर्ड किया जाता है मॉनिटर के ऊपर, ठीक है, अगर किसी को कार्डियो प्रॉब्लम वगैरह है तो ईसीजी बोलते हैं भी, ठीक है। तीन फंक्शन है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। ओके, मुझे जरा एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ, मैंने डीपोलराइजेशन का मतलब क्या बताया था आप लोगों को, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या बताया था मैंने, चैट बॉक्स में सही बच्चे बताएंगे मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डीपोलराइजेशन, व्हाट, स्टिमुलेशन या डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलेशन, है ना, कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलेशन। ओके, कॉन्ट्रैक्शन या स्टिमुलेशन, आइए समझते हैं अभी क्या समझ रहे हैं हम लोग, पी वेव। ओके, तो ध्यान सुनिए, ये आपका हार्ट, ये आपका एसए नोड, ये आपका एवी नोड, ठीक है। ओके, डीपोलराइजेशन का मतलब हमने कॉन्ट्रैक्शन समझा था। ओके, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपसे, हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन क्या बोल सकता हूं मैं भाई, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डीपोलराइजेशन, तो मैं बोल सकता हूं एट्रियम का डीपोलराइजेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम चीज रिपीट कर रहे हैं हम, एट्रियम का डीपोलराइजेशन। ओके, एट्रियम का डीपोलराइजेशन। ओके, एट्रियम का डीपोलराइजेशन का मतलब क्या, कि भाई ये जो एट्रियम वाला पार्ट है आपका, ये जो एट्रियम वाला पार्ट है, ये यहां से लेके ये, ठीक है, इसका क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन, क्या करवाना है हमें, कॉन्ट्रैक्शन करवाना। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, जब ऐसे नोड से सिग्नल ओरिजिनेट होता है, तो ऐसे नोड से सिग्नल ओरिजिनेट हुआ, तो ये पूरे आपके एट्रियम में जाता है। लो भाई अलग पेन से बना देते हैं यहाँ पे इसको हम, ताकि समझ आ जाए, ऐसे नोड से सिग्नल ये पूरे आपके एट्रियम में जाता है, यहाँ भी गया, ठीक है, यहाँ पे भी गया, और जो है आपका, लो इसको ग्रीन पेन से बना दिया, ये पूरे एट्रियम में गया आपका, ऐसे नोड से सिग्नल जो है आपके एबी नोड पे भी गया, ठीक है। तो ऐसे नोड से सिग्नल आपके, ऐसे नोड से सिग्नल आपका जो एबी नोड पे गया, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। और एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोल सकता हूं मैं, एट्रियम डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और एट्रियम डीपोलराइजेशन जब आपका होता है, वहां पे जो वेव बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी वेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी वेव बोलते हैं। तो पी वेव क्या होता है आपका, ऐसे नोड से सिग्नल जो एबी नोड पे गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एट्रियम का डीपोलराइजेशन हो गया, और उस टाइम पे जो वेव बन रही है आपकी, उसको हम लोग पी वेव बोलते हैं। इज इट क्लियर।
समझ आ गया सभी को? यस नो? चैट बॉक्स में बताओ, ऐसे नोट समझ आया सभी को? मतलब सॉरी, पी वेव समझ आया? देखो ये वेव बन रही है आपको, देखो सेम चीज। पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन and occurs when the electrical impulse travels from SA node through atria to the AV node. That is what? That is a P wave. ये P wave बन रहा है आपका, ये देख लो बेटा, that is P wave। ये जो वेव बन रही है आपकी, that is a P wave, atrium depolarization, that is what? P wave। Okay, next आता है QRS complex। QRS complex। ओके, ठीक है। अब सेम चीज यहीं पे, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया बताइए चैट बॉक्स में? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का मतलब हो गया वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भाई? यहां से जब आपका सिग्नल बंडल ऑफ फिश से पुरकिंजे फाइबर में पूरा जाता है, ठीक है, उस टाइम पे ही आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी टाइम पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो इसको क्या, इस टाइम पे जो वेव बनती है उस टाइम पे हम उसको क्या बोलते हैं? QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर, ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज QRS कॉम्प्लेक्स। QRS कॉम्प्लेक्स। ओके, अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उस क्वेश्चन, एक MCQ दिया था मैंने क्लास के अंदर। मैंने जब बोला कि अगर आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये वेंट्रिकुलर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रियम में क्या होगा? एट्रियम उस टाइम पे क्या करेगा? वेंट्रिकुलर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एट्रियम के अंदर क्या चीज होगी? रिलैक्स होगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एट्रियम क्या होगा आपका? रिलैक्स होगा। ठीक है, और रिलैक्स को मैं क्या बोलता है? रिपोलराइजेशन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि जब QRS कॉम्प्लेक्स हो रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स मतलब जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज हो रहा है, तो उस टाइम पे एट्रियम क्या हो रही है आपकी? रिलैक्स हो रही है। ठीक है, तो QRS कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आपका जो है एट्रियम रिपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, उस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है आपकी, QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन, मतलब वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपका, एंड अकर्स एज द इंपल्स स्प्रेड फ्रॉम एवी बंडल टू परकंजे फाइबर। ठीक है, एवी बंडल से होते हुए बंडल ऑफ फेस, फिर पुरकंजे फाइबर पे गया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ आपका। ओके, एंड थ्रू द वेंट्रिकल्स। ओके, अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि वेंट्रिकुलर का जब डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, एट्रियल, ये देखो एट्रियल रिपोलराइजेशन कैन नॉट बी सीन बिकॉज इट अकर्स ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो एट्रियल रिपोलराइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि जब ये QRS कॉम्प्लेक्स होता है तो उसी टाइम पे रिपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, टी वेव क्या है? अब टी वेव को समझो। टी वेव, टी वेव हो गया आपका वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन। ये वेंट्रिकल है आपका, तो वेंट्रिकुलर का जब रिलैक्सेशन हो या वेंट्रिकुलर का रिपोलराइजेशन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो वेव बनेगा उसको हम लोग टी वेव बोलेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो यही क्वेश्चन आपका लास्ट टाइम आया था UGC नेट के अंदर। कौन सा आया था? पी वेव का आया था? किसका आया था? पी वेव का आया था, टी वेव का आया था? बताइए, इन दोनों में से किसी का आया था? चलिए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। टी वेव का आया था, चलो गुड। कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन, और ये आपका इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, चलो, ये थी नॉर्मल जिंदगी। अब थोड़ा सा हम लोग
आगे की तरफ चल रहे हैं, मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा हम लोग अभी, है ना। सीट की मतलब सीट बेल्ट की पेटियां बांध लीजिए अपनी, क्योंकि हम लोग उड़ान भरने वाले हैं अभी। यस, कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर देना मुझे। कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, और एक देता हूँ मैं आपको इजेक्शन फ्रैक्शन। तीन ही देता हूँ, चलो कंफ्यूज आओगे। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन क्वेश्चन है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ब्लड पंप इन अ सिंगल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल in a minute. Heart perform beats at 72। चले मिलाइए इसको, ये ब्लड पंप आउट वाइज ए, बी और सी। ए का क्या होगा, पहले का क्या होगा बताइए, जो पूछ रहा हूँ। एक इसका क्या होगा पहले का, ए बी सी में से जो पूछ रहा हूँ बस वो बताओ। कार्डियक आउटपुट क्या होगा इसमें से? सब भी होगा। ब्लड बी। पंप आउट वाइज पहले का क्या होगा, बी, कि एक मिनट के अंदर कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है आपका, दैट इज व्हाट कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब सेकंड का क्या होगा फिर, सेकंड का फर्स्ट। ए होगा कि एक बीट के अंदर, मतलब एक एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका वेंट्रिकल, तो उसमें कितना ब्लड पंप किया जा रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट क्या हो गया, हार्ट परफॉर्म 72 बीट, मतलब 72 टाइम धड़कता है आपका, दैट इज थर्ड का क्या हो गया आपका, सी हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कार्डियक आउटपुट में और स्ट्रोक वॉल्यूम में। चलिए आइए समझते हैं थोड़ा सा कार्डियक आउटपुट, पहले थोड़ा समझते हैं फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। कार्डियक आउटपुट बेटा इतने अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आप लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं होगा कि कार्डियक आउटपुट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी चीज है आपकी कि कार्डियक आउटपुट का आप लोग मेजर कैसे कर सकते हैं, और कई सारी चीजें हैं आपकी। हाँ, तो कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट का मतलब ये आपका हार्ट, ठीक है, तो आपके वेंट्रिकल से एक मिनट के अंदर जितना ब्लड पंप किया जा रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। कि आपके वेंट्रिकल से एक मिनट के अंदर जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप किया जा रहा है, दैट इज व्हाट कार्डियक आउटपुट। जो कि रेस्ट लेवल पे कितना रहता है बेटा, 5 लीटर के आसपास रहता है। ठीक है, कितना, 5 लीटर के आसपास रहता है। ओके, ये था हमारा क्या, कार्डियक आउटपुट। यहीं पे आपका एक नेक्स्ट टर्म है स्ट्रोक वॉल्यूम का। सॉरी, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बीट में, मतलब एक बार आपका दिल धड़का, है ना, ऐसे वो आपने सुना धक, एक बार धक धक करने लग गया आपका, जो इससे जो ब्लड निकला, ठीक है, ये एक बीट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड निकला आपका, दैट इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम। दैट इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम, यहां से जितना ब्लड निकला आपका एक बीट के अंदर। तो वेंट्रिकल से एक बीट में जो ब्लड पंप हुआ आपका, दैट इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। हार्ट रेट नॉर्मली सभी को पता ही होगा, हार्ट रेट क्या है, कि आपका हार्ट एक मिनट में जितनी बार बीट करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज योर हार्ट रेट। ओके, अब देखो
कार्डियक आउटपुट क्या है, प्रोडक्ट है आपका हार्ट रेट का और स्ट्रोक वॉल्यूम का। ठीक है, देखो हार्ट रेट कितना आता है आपका नॉर्मली 72 बीट्स पर मिनट के आसपास रहता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहता है 70 ml के आसपास रहता है। ठीक है, तो हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट, स्ट्रोक वॉल्यूम 70, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कुछ 5 लीटर के आसपास आपका कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये सेम चीज आपका जो है नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि कार्डियक आउटपुट इज अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय हार्ट इन अ मिनट, हार्ट रेट द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितनी बार आपका दिल धड़कता है, और स्ट्रोक वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल स्पेसिफिकली ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोल। ठीक है, एक सिस्टोलिक फेज में जो आपका ब्लड जो है एक बार निकलता है, दैट इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम। गॉट इट? तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब हमें क्या है, अब हमें पढ़ना है डिटेल में किन किन चीजों को, अब हमें डिटेल में पढ़ना है स्पेसिफिकली स्ट्रोक वॉल्यूम को। अच्छा, मुझे स्ट्रोक वॉल्यूम को हमको डिटेल पढ़ेंगे, मुझे बताओ हार्ट रेट को कौन कंट्रोल करके रखता है स्पेसिफिकली, बताइए। पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है आप लोगों ने। हार्ट रेट बढ़ाना होता है तो कौन स्पेसिफिकली कंट्रोल करता है, उसको बढ़ाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके अंदर दो हार्मोन थे, कौन कौन से? नॉरएपिनेफ्रिन, नेफ्रिन। नेफ्रिन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। एपेनफ्रिन और एपेनफ्रिन। गुड, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है डिटेल में, हमें पढ़ना है स्ट्रोक वॉल्यूम को। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम को हमें डिपेंड पढ़ना है डिटेल में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, ब्लड पंप ड्यूरिंग 1 बीट कॉन्ट्रैक्शन इज द स्ट्रोक वॉल्यूम। अब थोड़ा सा स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में देखते हैं हम लोग। एट द एंड ऑफ डायस्टोल जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज फिनिश्ड फिलिंग, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इट नाउ कंटेन्स इज कॉल्ड द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम 100 ml, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है आपका 40 ml। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम को और क्या बोल सकते हो आप? ठीक है, कान को चाहिए इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से घुमा के पकड़ो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो वही स्ट्रोक वॉल्यूम बोला गया आपका। स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बोला है आपका, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम बोल दोगे आप, तो दैट इज व्हाट, दैट इज आल्सो स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, नाम समझ आ रहा होगा आपको। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोल के बाद, डायस्टोल के बाद, मतलब इसको आते हैं हम लोग पहले देखते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। पेन का कलर चेंज करते हैं, नाम से समझना है बस। ठीक है, कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है कुछ। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब ये आपका हार्ट है। ठीक है, हार्ट के अंदर, एक मिनट रुकिए जरा। यस, चलिए सॉरी। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम लोग, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पढ़ रहे थे। तो क्या कह रहा है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कह रहा है एट द एंड ऑफ डायस्टोल जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन द लेफ्ट वेंट्रिकल हैज finished filling, the volume of blood it now contains is called end diastolic volume। मतलब डायस्टोल हो गया, ये डायस्टोल होने के बाद आपके वेंट्रिकल के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दैट इज व्हाट 100 ml। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना, 100 वॉल्यूम। अब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है आपका? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया आपका कि भाई ये आपका हार्ट, और हार्ट के अंदर सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद आपके वेंट्रिकल से ब्लड इजेक्ट हो गया, मतलब पंप आउट हो गया। अब पंप आउट होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर इसका हार्ट के अंदर आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट हो रहा है तो सारा का सारा ब्लड पंप आउट हो जाता, नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ
ब्लड आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोल दिया एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सिस्टोलिक वॉल्यूम, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है प्रेजेंट रहता है, कितना 40 ml के आसपास, ठीक है। तो अब अगर हमें स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि भाई जितना ब्लड आया हार्ट के अंदर, देखो ये आपका हार्ट, हार्ट नहीं मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर स्पेसिफिकली, मैं इसको बना देता हूं, रेड से बना देता हूं। ये आपका ब्लड इतना फिल हुआ, ठीक है। ये कौन सा फेज है भाई, ब्लड फिल हुआ, तो ये कौन सा है, एंड डायस्टोलिक या सिस्टोलिक, बोलिए। डायस्टोल सर। डायस्टोलिक, ओके। तो ये कौन सा फेज हो गया, एंड डायस्टोलिक फेज हो गया। लिख देता हूं इसको मैं, रेड वाला क्या हो गया, एंड डायस्टोलिक फेज हो गया, एंड डायस्टोलिक फेज, ओके। अब क्या कह रहा है, एंड सिस्टोलिक फेज क्या कहता है, एंड सिस्टोलिक फेज कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट का, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसमें से कुछ ब्लड निकल के चला जाएगा। तो मान लो इसमें से हम ब्लड भी निकाल देते हैं, लो जी लो, निकाल दिया ब्लड, यहाँ से ये ब्लड जो है खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, चला गया, चला गया, ठीक है। तो लो ये सारा ब्लड हम लोग भेज देते हैं, ये सारा ब्लड जो है हम भेज देते हैं। तो फिल कितना हुआ था, मान लो फिल हुआ कितना, इसके अंदर 100 ml फिल हुआ, 100 ml फिल हुआ इसके अंदर, ठीक है। जब हमने कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया इसका, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद भाई ये ब्लड चला गया सारा, ये ब्लड जो है आपका चला गया, ये ब्लड आपका चला गया। अब बचा कितना ब्लड, इतना ब्लड बचा आपके पास बस हार्ट के अंदर, जो जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी, मान लो 40 ml, कितनी बची आपके पास, ये जो ब्लड बचा 40 ml, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम और क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मैं बोल सकता हूँ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मेरे पास कितना आया था 100 ml, उसमें से बचा कितना आपके पास 40 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, ये 60 ml जो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, समझ आ गया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज आल्सो व्हाट, दैट इज आल्सो स्ट्रोक वॉल्यूम, गॉट इट। चलिए, दिस इज, ये सब चीज क्या, रेस्ट कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में, ओके। अब जब एक्सरसाइज करते हो, ध्यान सुनना, जब, चलो ये बाद में बताता हूँ, जब ये हम प्री लोड आफ्टर लोड पढ़ लेंगे तो उसके बाद बताऊंगा। अब नेक्स्ट है आपका इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन को बेसिकली हम लोग परसेंटेज से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं हम लोग, परसेंटेज से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन क्या कह रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, देखो इसके डेफिनेशन को समझो, द फ्रैक्शन ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका हार्ट, और हार्ट में से ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो ब्लड पंप आउट हुआ है इन रिलेशन टू, ठीक है। तो पंप आउट जो ब्लड हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप आउट हुआ उसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, बताइए। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कैसे बोल सकते हो, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम तो आपका ये इसके अंदर ब्लड जो बचा हुआ है वो है ना, जो पंप हो हाँ गया सॉरी वो क्या, सॉरी, सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया ना, ये जो स्ट्रोक ब्लड वॉल्यूम, पंप आउट स्ट्रोक हुआ, वॉल्यूम, यस सर, स्ट्रोक सॉरी। वॉल्यूम हो गया। मैं इसको लिख सकता हूँ, ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज व्हाट, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, यस यस। रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट वाज लेफ्ट, दैट वाज इन द वेंट्रिकल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन से पहले, अब ध्यान सुनना, ये आपका हार्ट, अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है, और यहाँ पे ब्लड फिल हो गया ये पूरा का पूरा, ये कौन सा फेस हुआ आपका, डायस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो हम लोग बोल सकते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो क्या, ब्लड दैट वाज इन द वेंट्रिकल बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, तो कौन सा होता है आपका, एंड डायस्टोलिक एंड वॉल्यूम। डायस्टोलिक। वॉल्यूम इन रिलेशन टू, किसके रिलेशन में, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के रिलेशन में,
ठीक है, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि फ्रैक्शन निकालना है हमें इसका। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है आपका 60, कुछ ही मान लो, मतलब 70 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 70 डिवाइड बाय एन डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना कितना ले एन डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब मान लो 100 ले लेते हैं, 100 ठीक है, और इसको 100 से निकालना है तो डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 70% आपका क्या आ जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा इजेक्शन फ्रैक्शन आपका 70% आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। 60 मतलब कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली 60 से 70 ml के आसपास रहता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा। देखो सेम चीज यही बोला गया आपका। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना 100, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना 40 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया आपका 100 माइनस 40, दैट इज व्हाट स्ट्रोक वॉल्यूम। तो 60 ml आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया आपका। ठीक है, इजेक्शन फ्रैक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू 100, तो क्या आ जाएगा आपका 60% आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा स्ट्रोक वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को देखा कि स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर भाई एंड डायस्टोलिक फेज क्या होता है, एंड सिस्टोलिक फेज क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, अब देखो, अब थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफिक चलते हैं। ये आपका हार्ट, ठीक है, ये एक आपका हार्ट है, मान लो एग्जांपल के लिए ए हार्ट है, इतना बड़ा सा हार्ट है, और एक छोटा सा हार्ट इतना, ये बी वाला हार्ट है। किस कौन सा हार्ट ज्यादा ब्लड पंप कर पाएगा, ए वाला या बी वाला, बताए सही बच्चे। इसका स्पेस कम है भाई, इसका स्पेस कम है। इस देखो इसका इसका स्पेस ज्यादा है और इसका स्पेस क्या है कम है, लेस स्पेस है हार्ट के अंदर। तो कौन सा वाला ज्यादा ब्लड पंप कर पाएगा, ये वाला ए। पंप कर पाएगा। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ दिक्कत परेशानी वाली तो बात ही नहीं है इसके अंदर, कि भाई ए वाला ब्लड ज्यादा पंप कर पाएगा। ठीक है, अब देखो मान लो ये आपका हार्ट है, चलो कुछ बेसिक पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे और अच्छे समझ आ जाएगा। कि इस ये एट्रियम है आपका, इस एट्रियम के अंदर मैं एक बार कितना ब्लड भेज रहा हूं, मान लो 50 ml ब्लड भेज रहा हूं। ठीक है, तो भाई ये 50 ml ब्लड यहाँ पे आया, 50 ml ही ब्लड यहाँ पे नीचे आएगा, 50 ml ब्लड ही आपका यहाँ ऑक्सीजन लेने जाएगा लंग्स में, 50 ml ही ब्लड यहाँ पे आपका आएगा, और ही 50 ml ही ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और 50 ml में से ही जो है आपका मान लो 40 ml 45 ml 50 मान लो 50 ml ही जो है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। तो अगर मैं 50 ml ब्लड भेज रहा हूँ तो 50 ml ही स्ट्रोक वॉल्यूम, एग्जाम्पल के लिए मान लो, ऐसा नहीं होता है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 45 ml 47 ml जो है स्ट्रोक वॉल्यूम आपका। अब यहाँ पे अगर मैं, यही आपका हार्ट है, यहाँ पे मैं 50 ml की जगह अगर 100 ml ब्लड भेजूं, ठीक है, तो 100 ml ब्लड भाई यहाँ पे आएगा, 100 ml ब्लड यहाँ पे जाएगा, 100 ml ब्लड आपके लंग्स में जाएगा, 100 ml ब्लड यहाँ पे आएगा, 100 ml ब्लड ही आपका मान लो यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं राइट एट्रियम के अंदर ब्लड ज्यादा पंप करूं, सॉरी पंप तो नहीं कह सकता, मतलब ज्यादा ब्लड को मैं इंजेक्ट करूं राइट एट्रियम के अंदर, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। करेक्ट, इस बात के साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सब एग्री इस बात के साथ कि अगर मेरे हार्ट के अंदर पहले ब्लड ज्यादा आए, ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा आए, तो मेरा स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बड़ा नॉर्मल सा रीजन है, बड़ा लॉजिक सा रीजन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा ब्लड आए तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा। तो वैसे ही जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है किन किन रीजन की वजह से बढ़ सकता है, ध्यान सुनना मेरी बात को, कि जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो किस किस रीजन की वजह से, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है आपका किस किस रीजन की वजह से, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो है आपका दैट इज प्री लोड। कौन सा फैक्टर बेटा, प्री लोड। दूसरा फैक्टर कौन सा है आपका, आफ्टर लोड। ठीक है, और तीसरा जो फैक्टर है आपका दैट इज मायोकार्डियल। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर हैं आपके, कौन कौन से, प्री लोड, आफ्टर लोड और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो प्री लोड, आफ्टर लोड और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। प्री लोड के अंदर फर्दर दो चीज आती है आपकी, मसल पंप और थोरैसिक पंप।
मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर आपका आता है हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन और होमोमेट्रिक रेगुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोग समझेंगे आज की क्लास के अंदर। तो देखो ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम को फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट को भी अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे आपका हार्ट रेट भी आ जाता है, क्योंकि हार्ट रेट को भी तो कोई ना कोई इफेक्ट करता है। और हार्ट रेट को कौन कौन इफेक्ट करता है, आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या फिर सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हमें क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम को पढ़ना है। ठीक है, अब प्रीलोड, प्रीलोड का कहने का क्या मतलब है, प्रीलोड कहने का मतलब है वही सेम चीज जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा था। प्रीलोड कहने का मतलब है कि आपके हार्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम ब्लड जो है वो पहुंच पा रहा है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है आपके हार्ट के अंदर पहुंच पा रहा है। तो ज्यादा अगर ब्लड पहुंचेगा, अगर सॉरी अगर ज्यादा ब्लड आपके हार्ट के अंदर पहुंचेगा, ठीक है, मोर ब्लड अगर आपके हार्ट के अंदर पहुंचेगा तो उसकी वजह से क्या होगा आपका भाई, वेंट्रिकुलर के अंदर फिलिंग ज्यादा होगी आपकी, वेंट्रिकुलर ज्यादा फिल होगा आपका, वेंट्रिकुलर फिलिंग ज्यादा होगा आपका। और वेंट्रिकुलर फिलिंग आपका अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, बताइए क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ Increase. जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब इसको मोर मोर ब्लड कहने का मतलब है अगर आपका प्री लोड बढ़ रहा है, मतलब कि इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ स्पेसिफिकली, प्री लोड अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा। ओके, अब वेंट्रिकुलर फिलिंग, इसको अगर हम और डिवाइड करना चाहे, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर फिलिंग अगर आपका ज्यादा हो रहा है इट मींस एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, बताइए, वेंट्रिकुलर फिलिंग ज्यादा हो रहा है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, Increase. इंक्रीज होगा। ठीक है, यही बोल सकता हूँ। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ सारी चीजें क्योंकि आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज ना हो। देखो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, आई हैव टॉट यू एवरीथिंग, बस आपको इंटरलिंक करके समझना है सारी चीजों को। गॉट इट? तो ये चीज है। अब इजेक्शन फ्रैक्शन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, तो ये सारे चीजों को आप लोगों ने समझ लेना है अच्छे तरीके से। तो ये तो है ये तो प्री सारी लोड। चीजें इंक्रीज हो रही है। हाँ ठीक है, तो प्री लोड के अंदर फर्दर दो फैक्टर्स आते हैं आपके, मसल पंप, थोरैसिक पंप। आइए आप इसको समझते हैं हम लोग, मसल पंप को और थोरैसिक पंप। देखो मसल पंप क्या होता है, अच्छा आप लोगों में से किस किस ने जनरल डिब्बे के अंदर, ट्रेन के जनरल डिब्बे में ट्रैवल किया है, चैट बॉक्स में बताइएगा। किस किस ने जनरल मैंने डिब्बे किया है में सर। या बस में बहुत लंबे टाइम तक ट्रैवल किया। किया है ना, ठीक है। ओके, अब जब आप लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो, जब लंबे टाइम तक आप लोग एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो तो आप लोगों को पैर के अंदर, लेग्स के अंदर झंझनाहट होती है, मतलब एक अलग तरीके की चीज महसूस होती है आप लोगों को, है ना। क्यों होता है ऐसे, क्यों, क्योंकि आपका लोअर बॉडी में जो ब्लड है वो एक्जिग्रेट हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है, ये जो ब्लड है आपका वो हार्ट की तरफ, ये देखो इधर हार्ट है आपका, हार्ट की तरफ जा नहीं पाता। ठीक है, तो अगर ब्लड को हार्ट की तरफ भेजना है तो कैसे भेज सकते हो आप, ब्लड को अगर हार्ट की तरफ भेजना है तो कैसे भेज सकते हो, देखो मान लो ये आपकी मसल है, ठीक है, इस मसल के अंदर आपका वीन्स प्रेजेंट है, ये आपकी वीन्स है, ठीक है, और वीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका वॉल प्रेजेंट होता है, वॉल प्रेजेंट। ठीक है, ये आपका लोअर बॉडी, ठीक है, ये देखिए। अब अब आप मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करोगे, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से ये स्केलेटल मसल्स क्या होंगी आपकी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। स्केलेटल मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं आपकी
तो ये वीन्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगी, और ये अगर ये वीन्स के ऊपर प्रेशर लग रहा है तो वीन्स के ऊपर ये जो यहाँ पे जो ब्लड है, ये ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, प्रेशर लगने की वजह से फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये ऊपर की तरफ, ऐसा होते होते ये आपके हार्ट में पहुंच जाएगा। बट अगर आप कोई यहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे हो, ठीक है, तो आपके वीन्स के अंदर जो ये ब्लड है उसको ऊपर जाने में दिक्कत परेशानी होगी, ऊपर जाने में क्या होगी, दिक्कत परेशानी होगी, ठीक है। तो इसलिए जब आप लोगों को ऐसे झंझनाहट वगैरह से महसूस होता है, जब लंबे टाइम तक ट्रैवलिंग करते हो, तो थोड़ा बहुत पैर को हिलाते हो, जमीन पे मारते हो, शेक करते हो, तो ऐसा करने से क्या होता है, आपकी स्केलेटल मसल्स क्या होती है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वीन्स के ऊपर प्रेशर बनाया, वीन्स के ऊपर प्रेशर बनाने की वजह से ये जो है आपका ब्लड ऊपर की तरफ पुश होता है और आपके हार्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो जब अगर आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, जब आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा बताइए, ये आपका हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या होगा बताओ, ब्लड ज्यादा आएगा, तो क्या हो रहा है, प्री लोड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज। प्री लोड अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, सारा कुछ इंक्रीज है। इंक्रीज हो जाएगा, है ना। बड़ी सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो मसल पंप भी हमें समझ आ गया, थोड़ी फोटो भी दिखाऊंगा मैं आपको इसके अंदर, मसल पंप के अंदर देखो ये रहा, है ना, ऊपर की तरफ ब्लड जो है वो पंप आउट होता जा रहा है स्केलेटल मसल के ऊपर जब प्रेशर पड़ रहा है, गॉट इट। चलिए, अब आइए मसल पंप के बाद रेस्पिरेटरी पंप या थोरैसिक पंप। थोरैसिक पंप, ओके। थोरैसिक पंप को हम पहले से समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर एक प्लास्टिक की पाइप है, ये अंदर तक गई हुई है, और एक जो है हम, ये हो गया आपका, और एक हम जो है इसे बड़ा बना लेते हैं बॉक्स, इसके अंदर भी सेम पाइप डाल देते हैं हम लोग, लो भाई इसके अंदर भी हम लोगों ने क्या किया, सेम पाइप, सेम साइज का है, ठीक है, इसके अंदर भी सेम पाइप है, बड़ा बन गया ये, चलो इसको छोटा कर देते हैं, ओके। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मुझे आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने ट्रेन के जनरल डिब्बे में ट्रैवल किया, ठीक है, तो लो भाई ट्रेन का जनरल डिब्बा बना लेते हैं, ठीक है, ट्रेन का ये एक डिब्बा बना लिया हमने, और ट्रेन का एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से कैसे कनेक्ट होता है, इस तरीके से कनेक्ट होता है, सेम दो डिब्बे हैं ये, ठीक है, ट्रेन के दो डिब्बे हैं, ओके। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ये रास्ता है और यहीं पे आपके वॉशरूम्स होते हैं, ये एक वॉशरूम, ये दूसरा वॉशरूम, तीसरा और ये चौथा वॉशरूम, ठीक है। अब यहाँ मान लो ये एक डिब्बा है ए और ये एक डिब्बा है बी, इस डिब्बे के अंदर इतने सारे लोग, इस डिब्बे के अंदर बस इतने लोग हैं, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ कौन से डिब्बे के अंदर, कौन से ट्रेन के डिब्बे के अंदर प्रेशर ज्यादा है, ए वाले के अंदर या बी वाले के अंदर, प्रेशर ए वाले के अंदर। ए वाले के अंदर ज्यादा है, मतलब भाई इसके अंदर आपके इस आदमी को हटा के, हम पर्सन को हटा के यहाँ पे ले लेते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये अलग अलग आपके मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर किसी जगह पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं तो उसका प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है आपका, इसका प्रेशर क्या है आपका, हाई है, इसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में ए का प्रेशर क्या है आपका, हाई है। तो अगर मॉलिक्यूल को मूव करना होता है तो मॉलिक्यूल मूव कैसे करते हैं आपका, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ, मतलब यहां से यहां की तरफ जाएंगे। मतलब मान लो इस ट्रेन के डिब्बे को अब मैं बदल देता हूं, इसको मैं बना देता हूं बॉटल, एक बॉटल बना दिया मैंने, ठीक है, तो बॉटल अगर मैंने बना दिया है तो अगर मूव करेगा या कुछ
बॉटल सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। अगर इसको मूव करना है तो ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। चलो एक एग्जांपल और समझाता हूँ मैं आप लोगों को। मान लो ये आपका घर है, घर के अंदर ये आपका एक कोना, 4 कोने हैं। इधर अगर आप लोग जो है परफ्यूम फैक्ट मतलब लगाते हो, ठीक है, यहाँ पे, तो इस परफ्यूम की स्मेल आपको यहाँ पे भी सूंघने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। क्यों? यहाँ पे आपका परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है। प्रेशर क्या है? हाई है। ठीक, ये कहाँ मूव करेगा? लोअर की तरफ, जहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ की तरफ ये मूव करता है पूरे आपके रूम के अंदर, ठीक है। तो प्रेशर कैसे मूव होता है आपका? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अब मान लो ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये ए बॉक्स, ये बी बॉक्स, और इसके अंदर भी सेम मॉलिक्यूल है। 10 मॉलिक्यूल इसके अंदर है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मॉलिक्यूल। इसके अंदर ही मान लो मैंने एक ये ऐसा गोल सा कुछ रख दिया, इसके अंदर भी सेम गोल सी चीज रखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर एक मैंने ट्राइंगल सा कुछ रख दिया है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इसके अंदर ही मैंने ट्राइंगल सा कुछ रख दिया। ओके, अब मुझे बताओ इसमें प्रेशर कौन से वाले में ज्यादा है, ए वाले में या बी वाले में? इसका साइज कम है, इसका साइज लेस है, 20 वाले, ए वाले का साइज लेस है, बी वाले का साइज क्या है? मोर है, मोर। बताओ। सर ए में प्रेशर ज्यादा होगी, ए में प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, किसमें? ए वाले में प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच इसका जो वॉल्यूम है, ए वाले का वॉल्यूम कम है और बी वाले का वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। बट जो कंपोनेंट है दोनों के अंदर सेम है। कंपोनेंट क्या है? मतलब जो चीजें हैं सबके अंदर सेम है, बट वॉल्यूम की वजह से ए के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। ओके, अब आइए हम लोग एग्जांपल लेते हैं आपके थोरेसिक कैविटी का, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं आपके थोरेसिक, अच्छा चलो एक उसको एग्जांपल लेने से पहले यहाँ समझ। अब मान लो यहाँ से मैं अगर ब्लड, यहाँ से मैं वाटर अगर थ्रू मतलब कि पंप आउट करता हूँ यहाँ से, ये जो मैंने पाइप बनाया है, इस पाइप से अगर मैं पानी फेंकता हूँ, तो किस वाले में जो ये पानी है, ये वाटर जो मैं व्हाइट कलर से पंप कर रहा हूँ, किस वाले में इजिली जाएगा? ट्रेवल किस में करेगा इजिली? ए में या बी में? किस में ट्रेवल करेगा? बी में। बड़ा लॉजिक से मतलब बड़ा सिंपल सा चीज है ये, कि बी वाले में जो है आपका ये वाटर अच्छे से जाएगा। ये वाले में दिक्कत परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी इसके अंदर, हाँ, ये वाले के अंदर प्रॉब्लम। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा समझते हैं अपने थोरेसिक कैविटी का एग्जांपल। मान लो ये आपका थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। ओके, अब मुझे एक चीज बताओगे आप लोग, जब आप लोग, दो चीज होती है, ब्रीथिंग करते हो तो उस टाइम पे ऑक्सीजन इनहेल करते हो, और ऑक्सीजन इनहेल करने के टाइम पे थोरेसिक कैविटी आपकी लार्ज होती है या स्मॉल होती है? लार्ज। सांस लार्ज। लो, सभी बच्चे सांस लो, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी क्या हो रहा है आपका जब आप इनहेल कर रहे हो? तो लार्ज। थोरेसिक कैविटी क्या हो रहा है? लार्ज हो रहा है। ओके, अब समझते हैं थोड़ा सा, इसको मैं बना देता हूं। मान लो ये पहले आपका थोरेसिक कैविटी था, ठीक है। इसके अंदर थोरेसिक कैविटी के अंदर आपका लंग्स है, हार्ट है, सारी चीजें हैं, ठीक है। और इसी के अंदर क्या है आपका? ब्लड वेसल भी है। ब्लड वेसल जा रहा है यहाँ पे लंग्स में, लंग्स में भी, सॉरी, हार्ट के अंदर मान लो आपका जा रहा है, ठीक है, हार्ट के अंदर यहाँ पे एट्रियम। तो ये क्या है? नॉर्मल टाइम पे। अब जब आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, ऑक्सीजन इनहेल करने की वजह से थोरेसिक कैविटी क्या होगी भाई? लार्ज होगी। आप लोगों ने ही बोला मुझे, इनहेल करने की वजह से थोरेसिक कैविटी क्या हो रही है? लार्ज। लार्ज हो रही है। और थोरेसिक कैविटी अगर आपकी लार्ज हो रही है, इसके वॉल्यूम क्या हो रहा है इसका? इंक्रीज। वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से देखो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया आपका, और ये आपका ब्लड वेसल आ रहा है, ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इसका प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है।
तो ये ब्लड जो है आपका ज्यादा पंप करेगा आपके हार्ट के अंदर, मतलब प्री लोड आपका ज्यादा होगा। ठीक है, ये देखो कॉन्सेप्ट सेम यही चीज जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया। ये देखो लार्ज हुआ, लार्ज होने की वजह से वाटर ज्यादा आपका ट्रेवल कर पा रहा है। ठीक है, तो समझ आया ये चीज थोरेसिक कैविटी वाला। तो जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो, ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो थोरेसिक कैविटी लार्ज हो जाता है। थोरेसिक कैविटी लार्ज होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से थोरेसिक कैविटी का यहाँ पे ब्लड जो है आपका हार्ट के अंदर, मतलब प्री लोड आपका ज्यादा होता है। ठीक है, प्री लोड आपका ज्यादा होता है, प्री लोड ज्यादा आपका तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्या था, रेस्पिरेटरी पंप। सेकंड क्या था आपका, रेस्पिरेटरी पंप। ठीक है, देखो इंट्राथोरेसिक कैविटी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन। ठीक है, प्रेशर चेंज होता है आपका ब्रीथिंग के टाइम पे, और ब्लड को अपनी तरफ पुल करता है, ब्लड को अपनी तरफ पुल किया, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, ज्यादा प्रीलोड हुआ, प्रीलोड ज्यादा तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, एक चीज पूछता हूँ, इंट्राथोरेसिक कैविटी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो डायाफ्राम क्या होगा इस टाइम पे, डायाफ्राम का पोजीशन क्या रहेगा, ये पोजीशन रहेगा या ये पोजीशन रहेगा, ये ए और ये बी, बताओ कौन सा पोजीशन रहेगा डायाफ्राम, डिप्रेस होगा, डिप्रेस। डिक्रीज होगा सर। बी वाला। ठीक है, समझ आएगा सभी को, बी वाला ये यस हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल पोजीशन डायफ्राम का क्या रहता है, ये रहता है नॉर्मल पोजीशन आपका डायफ्राम। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये होता है, तो जब आप ब्रीथिंग करते हो तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, किसके अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा अभी तक भाई प्रीलोड, प्रीलोड, प्रीलोड के अंदर क्या चीजें देखी हमने, प्रीलोड के अंदर हमने देखा एक मसल तो मसल पंप और रेस्पिरेटरी। और ठीक है, ये दो चीज पर। अब प्रीलोड के बाद क्या है, आफ्टर लोड। व्हाट इज आफ्टर लोड, समझिए अब आफ्टर लोड। देखिए नाम से पता चल रहा है क्या, आफ्टर लोड मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद, ब्लड पंप हो जाने के बाद। ओके, तो क्या होता है आफ्टर लोड, तो सारा कुछ डिक्रीज होगा। समझिए भी। ओके, आफ्टर लोड देखो, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका आउटा मान लो, ये आर्टरी। ठीक है, और आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स। एक ही ध्यान रखना अपना, आप लोग, ये जो आर्ट्रियोल्स होती हैं आपकी, आर्ट्रियोल्स होती है, दैट इज द बेसिकली मेन आर्टरी जो वासो कंस्ट्रिक्शन और वासो डायलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग, वासो कंस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक। ओके, तो इसको ध्यान रखना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो होता क्या है अब आफ्टर लोड, आफ्टर लोड को समझने के लिए कुछ जनरल एग्जांपल समझते हैं पहले, फिर उसको आप लोग समझ आएंगे। ये आपका हार्ट है, और एक जो है मैं आपके हार्ट को एक पाइप से कनेक्ट कर रहा हूँ, एक पाइप जो है इतना, इतना साइज है एक हार्ट, एक पाइप का। ये दूसरा हार्ट बनाया मैंने, सेम सेम साइज का हार्ट बना दिया मैंने। ठीक है, बट अब क्या कर रहा हूं मैं, इसका जो पाइप है इसके बीच का स्पेस क्या है, ज्यादा है। अब क्या होता है कि जब यहां से मैं लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करूंगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब मैं ब्लड को पंप करूंगा, तो भाई यहाँ पे मुझे क्या फेस करना पड़ेगा यार, ब्लड को भेजने के लिए ना बड़ी दिक्कत परेशानी फेस करनी पड़ेगी, यहाँ मुझे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। क्या फेस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। क्या फेस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। क्या है, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। इसके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस उतना फेस नहीं करना पड़ेगा, इसके कंपैरिजन में रेजिस्टेंस इसके अंदर मुझे लेस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे तो आफ्टर लोड यही चीज है आपका। आफ्टर लोड क्या होता है कि भाई जब आप यहाँ पे सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन हो, मतलब सिस्टोल हो रहा है आपका हार्ट, तो जब ये सिस्टोल हो रहा है तो उस टाइम पे
अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है आपका, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम। रेजिस्टेंस अगर आपका ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा बताइए, डिक्रीज होगा। मतलब पाइप अगर आपका छोटा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आफ्टर लोड रिलेट्स विद रेजिस्टेंस, व्हाट आई एम सेइंग आफ्टर लोड रिलेट्स विद व्हाट, रेजिस्टेंस। आफ्टर लोड किससे रिलेट करता है आपका, रेजिस्टेंस से रिलेट करता है। किस रिलेट करता है बेटा, रेजिस्टेंस से रिलेट करता है। तो अगर आपका आफ्टर लोड ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, आफ्टर लोड मतलब रेजिस्टेंस अगर आपका ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। तो आफ्टर लोड एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो क्या करता है, आपके कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है, या स्ट्रोक वॉल्यूम को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस। अगर आफ्टर लोड ज्यादा है तो मुझे ये बताओ एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा अगर आफ्टर लोड ज्यादा है तो? तो ज्यादा ही रहेगा ना सर, क्या होगा, ज्यादा ही रहेगा मेरे हिसाब ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि हार्ट के अंदर आपका ज्यादा ब्लड प्रेजेंट हो पा रहा है, रह पा रहा है वहां पे, दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कि हार्ट के जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है आपका ज्यादा प्रेजेंट रहता है, दैट इज व्हाट, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। जितना मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड वॉल्यूम बाहर कम निकल रहा है सर, ठीक है। कम निकल रहा है, ठीक है, तो बाहर ब्लड रेजिस्टेंस कम के निकल थ्रू। रहा है तो हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहा है, तो दैट इज एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो आफ्टर लोड ज्यादा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम, स्ट्रोक वॉल्यूम कम तो कार्डियक आउटपुट कम, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम ये आफ्टर लोड किससे रिलेट करता है आपका, जो है वो रेजिस्टेंस से रिलेट करता है। गॉट इट। अब देखो जैसे क्या होता है, ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर मान लो कोई प्लैक एक्युमुलेट हो गया, ठीक है। अब ये प्लैक अगर बन गया आपका, ठीक है, इसको आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, आर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फेस करना पड़ेगा, ब्लड को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो क्या, आफ्टर लोड क्या हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। और आफ्टर लोड अगर आपका ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम और कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब स्ट्रोक, इसके बाद क्या फैक्टर था आपका, प्री लोड, आफ्टर लोड और मायोकार्डियल। नेक्स्ट है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, कोई डाउट? टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर? बोलिए चैट यस बॉक्स में सर। यस नो, चैट बॉक्स में बोलो यस नो। चलिए, तो अभी क्या है, प्री लोड, आफ्टर लोड और उसके बाद आपका जो है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दो चीज, हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन और होमोमेट्रिक रेगुलेशन। होमोमेड। तो हेट्रोमेट्रिक और होमोमेट्रिक समझिए अभी। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दो चीज, एक तो हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन और दूसरा होमोमेट्रिक रेगुलेशन, ठीक है। ओके, देखिए, हेट्रो मतलब चेंज, हेट्रो मतलब क्या, चेंज, मेट्रिक मतलब लेंथ, ठीक है। और होमो मतलब क्या, होमो मतलब सेम, होमोजेनियस ग्रुप, तो सेम ग्रुप। मेट्रिक मतलब लेंथ और रेगुलेशन। देखो, हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन कहने का मतलब क्या है, हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन कहने का मतलब है क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ में चेंज हो रहा है। तो ये आपका हार्ट, ये एक हार्ट ये है,
और इसका वेंट्रिकुलर का साइज इतना है, मान लो इतना है, ठीक है। अब क्या कर दिया हमने भाई, हार्ट को बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो इसके बीच का स्पेस, वेंट्रिकल के बीच का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया। अब मान लो इसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है आपका वेंट्रिकल का, तो पहले मेरे पास इतनी जगह थी, ठीक है, और अब मेरे पास इतनी जगह हो गई, ठीक है। मेरे पास पहले इतना सा टब था, अब इतना बड़ा टब हो गया मेरे पास। अब इस टब से मेरा एक मतलब मेरे पास ये टंकी थी, इतनी सी टंकी थी। इस टंकी से जब मैं पानी बाहर भेज रहा था तो कम पानी जाएगा, और इस टंकी से अगर मैं पानी भेजूंगा तो ज्यादा पानी जाएगा। सिमिलरली आपके हार्ट का अगर लेंथ बढ़ जाता है, बेसिकली इसके बीच का डिस्टेंसिबिलिटी बढ़ जाता है, अगर स्पेसिफिकली क्या, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर का डिस्टेंसिबिलिटी बढ़ जाता है, तो क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम हाई होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम हाई होगा तो कार्डियक आउटपुट आपका हाई होगा, ठीक है। तो इसके बीच का अगर डिस्टेंसिबिलिटी बढ़ रहा है आपका, ठीक है, दैट इज व्हाट हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन। तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है होमोमेट्रिक रेगुलेशन। होमोमेट्रिक रेगुलेशन, होमोमेट्रिक रेगुलेशन क्या होता है आपका, मतलब ये आपका हार्ट है, और आपको पता है कि जब आप कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, कंटिन्यूसली जब आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो, तो आपके हार्ट के मसल्स का हाइपरट्रॉफी हो जाता है। हार्ट की मसल्स क्या होता है, हाइपरट्रॉफी हो जाता है, जिसको हम लोग इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। ओके, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो अब ये हार्ट की मसल्स क्या होगी आपकी, स्ट्रांग हो गई। अब हार्ट की मसल आपकी जो अगर स्ट्रांग हो गई तो इसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है। क्या, इसका कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की बढ़ने की वजह से, मान लो पहले भाई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये पहले एक पतला सा लड़का है, एग्जांपल के लिए पतला सा लड़का है, ये जो है कोई ऐसा करके मतलब वो भट्टा कट्टा सा लड़का है, एकदम मसल वसल बनी पड़ी है इसकी, ठीक है, इसकी मसल वसल जो है एकदम बनी पड़ी है। ओके, अब मैं इसको बोल रहा हूँ जैवलिन फेंकने के लिए, और एक इसको बोल रहा हूँ जैवलिन फेंकने के लिए, कौन ज्यादा जैवलिन थ्रो कर पाएगा, ये ए वाला या बी वाला, कौन ज्यादा जैवलिन थ्रो कर पाएगा, सही है, बी जिसकी वाला। मसल ज्यादा होगी, ठीक है, बी वाला जिसकी मसल ज्यादा होगी आपकी। तो जिस हार्ट की अगर मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ज्यादा होगी आपकी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा आपका, मतलब ज्यादा ब्लड पंप आउट होगा आपके हार्ट से, ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा, ठीक है। यही चीज है इसके अंदर, यही चीज है आपका इसके अंदर, ठीक है, होमोमेट्रिक रेगुलेशन के अंदर। तो हमने ये देखा हेट्रोमेट्रिक रेगुलेशन, होमोमेट्रिक रेगुलेशन। अरे हेटेरोमेट्रिक एक बार बताना फिर से। क्या हेट्रोमेट्रिक, हाँ जी। हेट्रोमेट्रिक में क्या होता है आपका, हेट्रोमेट्रिक के अंदर ये देखो आपके स्लाइड में भी है, लेफ्ट वेंट्रिकल पहले इतना सा था स्पेस था, अब इतना बड़ा स्पेस हो गया। अब स्पेस ज्यादा है, पहले यहाँ पे इतना ब्लड आ रहा था, मान लो यहाँ पे पहले कितना आ रहा था, 75 ml ब्लड आ रहा था एग्जाम्पल के लिए, अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 ml ब्लड आ रहा है। तो 100 ml ब्लड ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा आपका, ठीक है। अगर ज्यादा ब्लड आया तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा, स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा। समझ आ गया, मतलब पहले जगह कम थी, अब जगह हाँ, ज्यादा हो गई। ये तो समझ आ गया। जैसे आपने बोला ना होमोमेट्रिक में कि विद एंडोरेंस एक्टिविटी जब करते हैं मसल हाइपरट्रॉफी होती है कार्डियक मसल की। हाँ, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है उसके लिए, ये कैसे हो सकता है, ये डिस्टेंस कैसे बढ़ती है सर? किसकी किसकी, यहाँ पे मैंने जैसे वो आप, हेट्रो वो मैंने होमोमेट्रिक में बताया ना आपको। हाँ होमोमेट्रिक में आपने कंडीशन बताई ना कि एंडोरेंस एक्सरसाइज करके मसल हाइपरट्रॉफी हो सकती है हाँ कार्डियक हाँ, मसल की। तो यहाँ पे कैसे ये गैप बढ़ सकता है सर? अच्छा आप कह रहे हो उसकी डिस्टेंसिबिलिटी कैसे बढ़ी है, हाँ जी, हाँ जी सर। लेफ्ट वेंट्रिकल की डिस्टेंसिबिलिटी कैसे बढ़ी, ये पूछ रहे हो आप। हाँ जी। ये आपका स्पेसिफिक है, अभी हम लोग परसों की क्लास के अंदर इसको पढ़ेंगे डिटेल में कैसा होता है, बट मैं आपको एक हल्का सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। देखो,
जब कंटिन्यूसली हम ट्रेनिंग करते हैं, कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करने से क्या होता है, आपके हार्ट का कई तरीके फैक्टर होते हैं। देखो राइट वेंट्रिकल का, इधर दिखाता हूँ, अगर इसमें फोटो होगी तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। देखो राइट वेंट्रिकल का डायलेशन होता है। अब देखो, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी, हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी के अंदर हाइपरप्लेसिया होता है आपका एक, जिसमें मसल फाइबर के नंबर इंक्रीज होते हैं आपके। चलो ये कॉन्सेप्ट ये समझो, अभी इसको इस स्टाइल से समझ लो। अभी बस इतना समझो आप लोग, इसके बीच का ना स्पेस बढ़ जाता है एक्सरसाइज करने की वजह से, मायोपैथी के अंदर आता है आपका। तो इसको एक रहने दो अभी, परसों क्लास के अंदर इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे जब आपको स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा। तो ये समझो इसके बीच का स्पेस बढ़ जाता है, दैट्स इट, सफिशिएंट। ठीक है सर। ओके चलो। सर एक्सरसाइज करने की वजह से सिर्फ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का ही स्पेस बढ़ता है या बाकी अदर तीनों चैम्बर्स का भी स्पेस बढ़ जाता है? देखो होता क्या स्पेसिफिकली, अगर हम एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंदर देखें तो आपके जो राइट एट्रियम का एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है, राइट एट्रियम का जो फिलिंग टाइम है वो इंक्रीज होता है। फिलिंग टाइम कहने का मतलब क्या है, मान लो ये आपका हार्ट है, यहाँ से ब्लड आ रहा है आपका राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे ये कब ब्लड कब फिल होगा, जब राइट एट्रियम क्या होगा, रिलैक्स होगा। मान लो इसको रिलैक्स कर रहा हूं मैं सिर्फ, एक, एक तरफ मैं इसको रिलैक्स कर रहा हूँ 4 सेकंड के लिए, और एक तरफ मैं इसको रिलैक्स कर रहा हूँ 10 सेकंड के लिए, तो किसमें ज्यादा ब्लड फिल होगा, बोलिए। मतलब जिससे ये समझ लो, ये आपका पाइप है, ठीक है, पाइप से पानी डाल रहे हो, इसके अंदर आप पहले डाल रहे हो 4 सेकंड के लिए पानी, फिर डाल रहे हो इसके अंदर 10 सेकंड के लिए पानी, किसमें ज्यादा पानी भरेगा, 10 सेकंड वाले में। 10 सेकंड वाले में। तो एक रीजन ये होता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने की वजह से आपका एट्रियम का फिलिंग टाइम इंक्रीज होता है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये सब अभी है आपका आगे, एट्रियम का फिलिंग टाइम आपका इंक्रीज होता है। ओके, राइट वेंट्रिकुलर का भी डायलेशन होता है, ऐसा नहीं सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकुलर का डायलेशन हो रहा है, राइट वेंट्रिकुलर का भी डायलेशन होता है आपका। ठीक है, तो ये भी है आपका, और कई सारे फैक्टर्स हैं दैट वी विल कवर इन द अपकमिंग क्लासेस। ओके, जब स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ेंगे ना, ये अभी आपका ये टॉपिक है पेंडिंग, अभी आपका पढ़ेंगे हम लोग कैसे सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से सारी चीजें। ठीक है सर, तभी डिस्कस कर लेंगे। हाँ तब डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सब चीजें हैं, अभी कल हम सर लोग पढ़ेंगे हाँ सर बोलिए। जी, ये जो आपने आफ्टर लोड बताया ना सर, हम्म। इसमें ना आपने आवाज कट रही है आपकी, चलो लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। कितना टाइम हो गया? सर जी आपने जो आफ्टर लोड पढ़ा है ना, हम्म। उसमें आपने बताया था एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वो क्या समझ आ गया था। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है ना सर, सिस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होता है आफ्टर लोड हाँ में, हाँ हाँ। तो उसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। एक मिनट रुको जरा।